हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विनीस लर्निंग चैनल्स पर वेलकम है। और आज हम अपने इस विनीस कॉम्प सेक्शन में देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ व्यू यूपी ट्रिपल एस सी का जो पीईटी एग्ज़ाम है, जो सितंबर में आने वाला है 2022 का। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। और साथ ही ये कवर करेगा यूपी पीसीएस का जो प्री का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी काफ़ी कुछ कवर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी के इंडिया के जो जनरल फैक्ट्स हैं उसके बारे में। तो देखते हैं कि क्या क्या इंडिया के जनरल फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया का एरिया कितना है। तो जो इंडिया का अपना टोटल एरिया वो तकरीबन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और ये जो एरिया है ये 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एरिया, यानी वर्ल्ड्स का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% है। तो ये है टोटल इंडिया का जोग्राफिकल एरिया। अगर इसी में हम इंडिया के पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 16.5%, यानी 16.5% वर्ल्ड्स की टोटल पॉपुलेशंस के बराबर हैं। यानी कि 16.5% या 17% मान एवरेज मान के चल सकते हैं कि 17% जो पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 17% पॉपुलेशन इंडिया में रिसाइड्स करता है। ठीक है। तो अब देखेंगे इंडिया की ये लेंथ एंड विड्थ के बारे में, यानी कि लेंथ आपको अगर देखें तो नॉर्थ साउथ की कितनी लेंथ है। तो ये इंडिया की लेंथ है 3,214 किलोमीटर। यानी इंडिया की नॉर्थ से साउथ की जो लेंथ है उसको अगर हम देखेंगे तो वह है 3,214 किलोमीटर। ठीक है। तो ये है इंडिया की नॉर्थ साउथ वाइज लाइन। ठीक है। और सॉरी, ये और अगर हम ईस्ट वेस्ट अगर लेंथ की बात करेंगे तो ये 2,933 किलोमीटर है। इंडिया की जो ईस्ट वेस्ट की लेंथ है, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश को अगर हम लेंथ वाइज देखेंगे तो 2,933 किलोमीटर है। और अगर हम नॉर्थ से साउथ यानी कि जम्मू कश्मीर से साउथ में जो कन्याकुमारी है उसको अगर हम लेंथ वाइज देखेंगे तो इंडिया की जो लेंथ है 3,214 किलोमीटर है। ठीक है। तो ये होगी इंडिया की लेंथ और विड्थ। इसके साथ में जो इंडिया का जो एक्सटेंसन है, यानी उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंसन है या उसका लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंसन है वो कितना है। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंसन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंसन है। और इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंसन जो है वो है 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंसन है। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं अपने ज्योग्राफी में, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो बेसिकली अपने क्या बताते हैं, पोजीशन को बताते हैं, यानी प्लेस के कोऑर्डिनेट्स को बताते हैं जो लैटिट्यूड्स होते हैं। यानी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, हिंदी में से अगर इसे हम बोले तो अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो टाइम कोऑर्डिनेट को बताते हैं, यानी किसी भी प्लेस के टाइम के बारे में बताते हैं। तो अब देखते हैं कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। तो इंडिया के जो मेन लैंड है, यानी कि हम पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया के मेन लैंड की बात कर रहे हैं। तो उसका जो इंडिया के जो मेन लैंड है उसका साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। और उसको कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है। कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन। ठीक है। उसका साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे, यानी अभी क्या हम इंडियन मेनलैंड की बात कर रहे थे, अब हम ओवरऑल इंडिया को अगर देखेंगे तो ओवरऑल इंडिया में जो इंडिया के जो आइलैंड्स हैं जैसे कि अंडमान एंड निकोबार हो गया या लक्षद्वीप हो गया, तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे इसमें। तो अगर हम टोटल इंडिया की बात करेंगे, यानी पूरे इंडिया की बात करेंगे, तो उसका जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट, या उसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ है, जो अपना ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है।
ग्रेट निकोबार में कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है अपना 6.5 डिग्री नॉर्थ, 6.5 डिग्री नॉर्थ पर ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बेसिक मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, याद याद रखिएगा। जब हम इंडिया की बात करेंगे तो हम इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे या फिर पिग्मेलियन पॉइंट की बात करेंगे, और जब हम इंडियन मेन लैंड की बात करेंगे, यानी हम आइलैंड्स, इंडियन जो आइलैंड्स हैं उनको अगर छोड़ देंगे, तो तब जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी या फिर केप कमोरिन है, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर। तो बहुत ही मतलब आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर वो गंगा है, और वो तकरीबन 2510 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो गंगा इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। लेकिन जब हम लार्जेस्ट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे वाटर के वॉल्यूम की, यानी कि अगर हम वाटर के वॉल्यूम वाइज की बात करेंगे, यानी लार्जेस्ट रिवर की बात करेंगे, तो फिर ब्रह्मपुत्र है, जो कि आसाम से होकर बांग्लादेश से होकर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। इसके साथ में देखेंगे लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड। तो जो रिवराइन आइसलैंड्स का मतलब है जो अपना रिवर पे, जैसे मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स कहाँ पे होते हैं, वो अपना ओशियंस में होते हैं, ठीक है, या सीज़ में होते हैं। लेकिन जब कुछ एक दो बड़ी बड़ी जो रिवरें होती हैं, उनमें क्या होते हैं, उनमें उनमें भी बीच में एक मतलब कई सारे टापू पाए जाते हैं, तो हम उनको रिवराइन आइलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया में भी इसी तरह से रिवराइन आइलैंड्स पाए जाते हैं। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड्स है उसको मजूली आइलैंड्स बोलते हैं। ये कहाँ पे है, ये अपना ब्रह्मपुत्र रिवर में है, आसाम में, ठीक है। मजूली आइलैंड्स ब्रह्मपुत्र रिवर में है, आसाम में, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो है 1500 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। मजूली आइलैंड्स 1500 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, रिवर ब्रह्मपुत्र पर है, और ये आसाम में है। अगर इसकी लोकेशन पूछें तो आसाम में है। और क्या है, इट इज़ आल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड्स। मतलब जो भी फ्रेश वाटर की जितनी सारी रिवरें हैं, जैसे अमेज़न हो गई आपकी, या अफ्रीकन रिवर्स हो गई, है ना, जो फ्रेश वाटर नाइल रिवर है, जो फ्रेश वाटर रिवर है। जब फ्रेश वाटर रिवर की बात करेंगे तो उनमें अगर हम पूरे वर्ल्ड्स में देखेंगे तो ये जो मजूली आइलैंड्स है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। अब लार्जेस्ट ओशियानिक आइलैंड की बात करेंगे तो जब आप ज्योग्राफी को डीप में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे टाइप्स ऑफ आइलैंड्स। तो टाइप्स ऑफ आइलैंड्स में क्या होता है, कुछ ओशियानिक आइलैंड्स होते हैं, कुछ वोल्कानिक आइलैंड्स होते हैं, कुछ कॉन्टिनेंटल आइसलैंड होते हैं, कुछ क्या होते हैं, सैंड बार आइलैंड्स होते हैं। तो अगर हम इंडिया के लार्जेस्ट ओशियानिक आइलैंड्स की बात करेंगे तो वो है मिडिल अंडमान इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो अंडमान एंड निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उनमें जो मिडिल अंडमान है वो इंडिया का लार्जेस्ट ओशियानिक आइलैंड्स है, ठीक है। और अगर हम हाईएस्ट डैम की बात करेंगे इंडियन हाईएस्ट डैम की, तो टेहरी डैम है, जो कि तकरीबन 265 मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक है। टेहरी डैम कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में अपना भागीरथी रिवर पे। और इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रॉक बेस्ड डैम। अगर हम रॉक बेस्ड डैम की बात करेंगे तब ये वर्ल्ड्स का हाईएस्ट डैम है। मतलब जितना हाईएस्ट ये टेहरी डैम है अपना, अगर हम रॉक बेस्ड की बात करेंगे उतना विश्व में कोई दूसरा डैम नहीं है। लॉन्गेस्ट डैम को अगर हम देखेंगे तो हीराकुंड डैम है। हीराकुंड डैम कहाँ पे है, ये अपना महानदी रिवर में है, उड़ीसा स्टेट में। तो ये लॉन्गेस्ट इसलिए क्योंकि इसका तकरीबन जो लेंथ है वो 4.8 किलोमीटर है। तो इट इज़ लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट ब्रिज की बात करेंगे। अगर हम लॉन्गेस्ट ब्रिज, तो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो महात्मा गांधी सेतु है ऑन गंगा रिवर, यानी बिहार में पटना के पास में पटना में ही है महात्मा गांधी सेतु, ठीक है। वो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ठीक है। हाईएस्ट वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल, ठीक है। तो हाईएस्ट जोग या गेर सोप्पा इंडिया का जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है। ये कहाँ पे है, ये अपना रिवर सारावती पे कर्नाटक में। तो इट फॉल्स 253 मीटर इन 4 सेपरेट फॉल्स, ठीक है।
ये इसकी ऊंचाई 253 मीटर है और ये 4 धाराओं में, मतलब इसकी 4 धाराएं हैं जो कि राजा, रानी, रॉकेट और रोरर के नाम से जानी जाती हैं। तो ये अपना जोग जो फॉल्स है, जो मतलब ये जोग या गिरसोप्पा फॉल्स है, ये रिवर सारावती इन कर्नाटक में लोकेटेड है, सारावती रिवर पे। और इसकी 4 धाराएं हैं जो कि राजा, रानी, रोरर और रॉकेट के नाम से जानते हैं जिनको, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देयर इज एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी। जो ये अपना जोग या गिरसप्पा है सारावती रिवर में, वहाँ पे क्या है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का निर्माण किया गया जिसको महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बन जाने के बाद से इसको क्या है, इसको गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जोग या गिरसोप्पा को गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट कैनाल के बारे में। तो ये आप लोगों सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया की जो लॉन्गेस्ट कैनाल है वो इंदिरा गांधी कैनाल है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा जो में मतलब मैक्सिमम पार्ट है वो राजस्थान में है। तो ये बनाई इसीलिए गई थी ताकि राजस्थान का जो डिज़र्टिक एरिया है ना, वहाँ पे मतलब वाटर को किसी तरह पहुँचाया जाए। तो ये अपना हरियाणा से होती हुई अपना राजस्थान में जो वो वेस्टर्न राजस्थान है उनकी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हुए, जैसे बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, इन सारी डिस्ट्रिक्टों को कवर करते हुए एक कैनाल है। और ये इंडिया की सबसे लंबी कैनाल है, जिसको इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट बीच की बात करें अगर, तो जो इंडिया का जो चेन्नई में मरीना बीच है, मतलब आपके दिमाग में आता होगा कि गोवा में हो सकता है, गोवा में जो बीचेस हैं वो सबसे बड़े बीचेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट बीच है वो मरीना बीच है चेन्नई में, ठीक है। वो तकरीबन 13 किलोमीटर लंबा है। तो और सेकेंड लॉन्गेस्ट आफ्टर मियामी बीच, यानी कि जो वर्ल्ड का सबसे लंबा बीच है मियामी बीच, उसके बाद दूसरे नंबर पे है ये अपना मरीना बीच, ठीक है। तो लेकिन इंडिया के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये इंडिया का सबसे बड़ा बीच है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, कई सारे स्टेट्स में कोस्ट लाइन होती है, जैसे कि अपना महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सारे स्टेटों में कोस्ट लाइन है। तो सबसे ज़्यादा जो लंबी कोस्ट लाइन है गुजरात में है। तो गुजरात की कोस्ट लाइन 1600 किलोमीटर लंबी है, जो कि पूरे इंडियन और जो बाकी के इंडियन स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा लंबी है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की जो कोस्ट लाइन है वो 900 किलोमीटर है। और इंडिया की जो टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन है, यानी कि अगर हम पूरे इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें तो तकरीबन 7516 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये 7516 किलोमीटर इंक्लूडिंग है अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, और ये ऐसे जो अपने इंडियन जो आइलैंड्स वगैरह हैं उनको भी इंक्लूडेड करके ये टोटल कोस्ट लाइन है इंडिया की 7516। अगर हम इंडियन मेन लैंड कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो इससे कम हो जाएगी, ठीक है। 7516 फिर नहीं रहेगी, ठीक है। अब हाईएस्ट पीक, इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट केटू, यानी कि जो माउंट केटू जो अपना जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में है, वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। उसको गॉडविन ऑस्टिन या कागीर पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। इट इज़ आल्सो वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक, और ये वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है। फर्स्ट पीक जो है अपना माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में, मेनली नेपाल में लोकेटेड है। तो जो ये अपना केटू पर्वत है ये वर्ल्ड का सेकेंड नंबर का हाईएस्ट पीक है। लार्जेस्ट डिज़र्ट्स की अगर हम बात करें तो ग्रेट इंडियन डिज़र्ट्स, यानी अब इंडिया के अगर लार्जेस्ट डिज़र्ट की बात करेंगे तो इंडिया में तो एक ही डिज़र्ट है और वो राजस्थान में है, जिसको ग्रेट इंडियन डिज़र्ट्स के नाम से जानते हैं। तो स्वाभाविक है कि वही जो ग्रेट इंडियन डिज़र्ट्स है वो इंडिया का लार्जेस्ट डिज़र्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसको थार भी बोलते हैं, जिसमें थार मरुस्थल। और इसका जो टोटल एरिया है वो है 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये थार डिजर्ट्स का जो टोटल एरिया है 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर। कोल्डेस्ट प्लेस इंडिया में कौन सा है? तो इंडिया का जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो द्रास पोजीशन है, जो द्रास लोकेशन है, वो इंडिया का कोल्डेस्ट पॉइंट्स है, और वहाँ पे -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी चला जाता है। हॉटेस्ट प्लेस की अगर हम बात करें तो ब्रायर क्लिफ है इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। तो राजस्थान में जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ब्रायर क्लिफ एक जगह है, वो इंडिया की हॉटेस्ट प्लेस है इंडिया का।
और वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है। एंड वेटेस्ट प्लेस की अगर बात करें इंडिया के, तो जो मौसिनराम है मेघालय में, वो इंडिया का वेटेस्ट प्लेस है। इससे और चेरापूंजी इंडिया का सेकेंड वेटेस्ट प्लेस है। पहले चेरापूंजी इंडिया का वेटेस्ट प्लेस हुआ करता था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गई है वहाँ के लोकेशन में, तो मेघालय में जो मौसिनराम है वो इंडिया का वेटेस्ट प्लेस हो गया है। एंड बोथ दिस प्लेस इज़ लोकेटेड इन खासी हिल्स इन मेघालय। और ये मौसिनराम और जो चेरापूंजी दोनों ही खासी हिल्स, जो मेघालय में जो 3 हिल्स काफ़ी फेमस हैं, गारो, खासी, जयंतिया, तो ये जो ये दोनों प्लेस हैं मौसिनराम और ये चेरापूंजी, ये खासी हिल्स में लोकेटेड है। ठीक है। एक्टिव वोल्कानो की अगर हम बात करें इंडियन के, मोस्ट ऑफ दी जो आइलैंड्स होते हैं, वोल्कानिक आइलैंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन इंडिया का जो एक्टिव वोल्कानो है, यानी वहाँ अभी भी वोल्कनिज़म में वोल्कानो का इरप्शन वगैरह होता है, तो बैरन आइलैंड्स है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बैरन आइलैंड जो है, वहाँ पे इंडिया का एक्टिव वोल्कानो, यानी वहाँ पे जो पहली बात तो वो वोल्कानिक आइलैंड्स है, और वो क्या है, अभी भी एक्टिव है, यानी वहाँ पे अभी भी इरप्शन हो जाता है। और जो बैरन आइलैंड्स पे लास्ट इरप्शन हुआ था, वो हुआ था 17 फरवरी 2013 को। ठीक है। तो इंडिया इसका हम लार्जेस्ट डेल्टा, अगर हम लार्जेस्ट डेल्टा की बात करें तो सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है वो इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा है। ये डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल करके बनाती हैं, जो अपने साथ में जो सेडिमेंट्स कैरी करके लाती हैं, ये दोनों रिवर्स गंगा और ब्रह्मपुत्र, उनको क्या करती हैं, उनको वहाँ पे जमा करती हैं, जिसकी वजह से ये एक डेल्टा क्रिएट हुआ है, जो इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा है। और इट इज़ आल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, ये इंडिया का ही नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन के बारे में एक स्पेशल चीज़ बता दें कि सुंदरबन उसको क्यों बोलते हैं, सुंदरबन का डेल्टा है सुंदरबन, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी एक यूनिक टाइप की प्लांटेशन पाया जाता है, इसको सुंदरी बोलते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, इस कारण उसको सुंदरबन बोलते हैं। ठीक है। और वहाँ पे इंडियन रॉयल बंगाल टाइगर्स भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लार्जेस्ट केव, इंडिया की लार्जेस्ट केव की बात करें तो अमरनाथ केव जो जम्मू एंड कश्मीर, वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट केव है। लार्जेस्ट प्लाटू की बात करें तो डेक्कन प्लाटू है इंडिया का, जिसका एरिया तकरीबन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो इंडिया का जो डेक्कन प्लाटू है, जो दक्खन पठार जिसे हिंदी में बोलेंगे, वो इंडिया का लार्जेस्ट प्लाटू है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लेटीट्यूड विच पासेस थ्रू 8 स्टेट्स इंडिया। जो ट्रॉपिक ऑफ, पहले 3 रेखाएं होती हैं, एक इक्वेटर, उसके अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो 23.5 डिग्री में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, और 66.5 डिग्री में आर्कटिक लाइन होती है। ठीक है। तो और इसी तरह जो अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ में जो होगा उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से होकर के गुजरती है। तो जब इंडिया से होकर गुजरेगी तो कौन कौन से, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किन किन स्टेट से पास होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन है, वो इंडिया के गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, और लास्ट में त्रिपुरा और मिजोरम से होकर पास होती है, यानी इंडिया के 8 स्टेट्स को कवर करती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड है। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 22.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है। 22.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, वो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, यानी कि इंडिया का जो इंडिया का टाइम सेट होता है वो इसी 22.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बेस पर ही डिसाइड होता है इंडिया का। इंडिया में एक ही टाइम जोन है। अगर हम डीप में बात करेंगे कभी ज्योग्राफी की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टाइम जोन्स क्या होते हैं और ये टाइम किस हिसाब से सेट किया जाता है। अलग अलग टाइम जोन्स रखने के क्या कारण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारा अगर मेंस में
डीप में स्टडी करेंगे तब देखेंगे इसको। तो अभी आपको ये सिर्फ याद रख लेना है कि जो 22.5 डिग्री 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, और वो इलाहाबाद के पास में एक नैनी एक जगह है, वहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है। पौंडीचेरी और पुडुचेरी, तो पौंडीचेरी आपको पता होगा कि फिर बहुत दिनों तक मतलब लास्ट तक बिल्कुल फ्रेंच कॉलोनी रहा है। जब से कॉलोनाइजेशन इंडिया में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद पौंडीचेरी पे फ्रेंच लोग आए, तो उसके बाद जब इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंस घोषित किया उसके बाद तक भी फ्रेंच लोग यहाँ पे बने रहे। तो शुरू से लेके लास्ट तक ये एक फ्रेंच कॉलोनी बनी रही पौंडीचेरी। बिफोर इट वाज इंक्लूडेड इन इंडिया इन सितंबर 2006 द टेरिटरी चेंज इट्स नेम फॉर पुडुचेरी। तो 2 सितंबर 2006 में इसका नाम पौंडीचेरी से बदल करके पुडुचेरी रख दिया गया। और पुडुचेरी तमिल का एक वर्ड है पुडुचेरी, जिसका मतलब होता है न्यू विलेज, यानी एक नया गांव। तो इसके पीछे की यही कहानी है। तो द टेरिटरी इज़ आल्सो नोन द फ्रेंच रिवेरिया ऑफ द ईस्ट, और इसी पुडुचेरी यानी पांडिचेरी को द फ्रेंच रिवेरिया ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। ठीक है। अब ये इसके बारे में एक स्पेशल बात ये है कि ये जो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है ये 4 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के बनी होती है। और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? वो डिस्ट्रिक्ट 4 हैं, यनम, पुडुचेरी, कराईकल एंड माहे। और ये चारों अलग अलग लोकेशन पे लोकेटेड है। ठीक है। इसकी जो यनम डिस्ट्रिक्ट है यानी यनम डिस्ट्रिक्ट है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और इसकी बाकी की जो 2 पुडुचेरी और कराईकाल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपकी तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड हैं। जबकि इसकी जो माहे डिस्ट्रिक्ट है वो केरला में लोकेटेड है। देखिएगा आप इस तरह से, ये देखिए। ठीक है। ये देखिएगा आप, ये यनम होगी, ये आंध्र प्रदेश में आपकी लोकेटेड है। इसके बाद ये पुडुचेरी है, पुडुचेरी और कराईकाल ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपकी तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। जबकि ये जो माहे डिस्ट्रिक्ट है, लास्ट वाली डिस्ट्रिक्ट है, ये केरल में लोकेटेड है। और इसका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है पुडुचेरी का वो पुडुचेरी से ही होता है, यानी तमिलनाडु में जो पुडुचेरी है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और अदर फैक्ट्स देखते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश है, जो इंडियन स्टेट्स उत्तर प्रदेश है, वो इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अदर स्टेट्स को टच करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अदर स्टेट्स की बाउंड्री को टच करता है। और अगर उनकी टोटल संख्या को देखेंगे तो उनकी टोटल संख्या 8 है। वो किन किन अदर स्टेटों को टच करता है उत्तर प्रदेश? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यानी ये 8 स्टेटों को उत्तर प्रदेश टच करता है, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेटों को टच करता है। ठीक है। इसके बाद आसाम, अगर पूछा जाए कि आसाम कितने नंबर ऑफ स्टेट को टच करता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आसाम 7 स्टेट्स को टच करता है। ठीक है। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आसाम ये 7 स्टेट्स जो टच करता है वो स्टेट कौन कौन से हैं। ठीक है। इसके बाद जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हैं वो दोनों 6 स्टेट्स को टच करते हैं। ठीक है। The important cities which lies near Tropic of Cancer are गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, रांची, बर्धमान, अगरतला, ऐजवाल। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से होकर के गुजरती है, अगर हम उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सम ऑफ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ लोकेटेड हैं, सम ऑफ इंडियन इम्पॉर्टेंट सिटीज़ लोकेटेड हैं, तो उनमें गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, रांची, बर्धमान, अगरतला और ऐजवाल लोकेटेड है। ठीक है। इसमें मैक्सिमम ऑफ नंबर आप देख रहे होंगे आप, कैपिटल्स हैं, जो स्टेट्स की कैपिटल्स हैं, जैसे कि आपकी भोपाल हो गई, ठीक है, रांची हो गई, अगरतला हो गई, ऐजवाल हो गई। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपिटल्स ही लोकेटेड हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ठीक है। फिर भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि अब वो ये नहीं पूछता है कि किन किन स्टेटों से होकर के गुजरती, क्योंकि अभी इजी क्वेश्चन हो गया है। तो अभी क्या होता है, कई बार वो सिटीज़ पूछ लेता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में कौन सी सिटी लोकेटेड है। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, फिर इसको रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, अर्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को अगर देखें तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की जो शेप है जियोइड शेप है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अर्थ की शेप जो है स्पेरिकल शेप है, लेकिन स्पेरिकल शेप नहीं होती है, वो जियोइड होती है, समथिंग डिफरेंट होती है स्पेरिकल से। ठीक है। वो जियोइड का और स्पेरिकल का अगर डिफरेंस हम देखेंगे तो स्पेरिकल में क्या होगा कि जो उसके जो दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं उसमें क्या होगा, तो थोड़ी सी चपटी है,
ठीक है। लेकिन इसमें भी डिफरेंस है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो अर्थ थोड़ा सा चपटी हुई है उसमें भी डिफरेंस है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं कि अर्थ की जो शेप है वो जियोइड शेप है। और ये इसका जो सेंटर में जो अगर आप देखेंगे इक्वेटर पे इसका जैसे कुछ स्वेलिंग टाइप की है, कुछ एकदम से स्पेरिकल नहीं है, जो इक्वेटर पे उसका स्वेलिंग टाइप का रहता है, तो इसको जियोइड शेप बोलते हैं। ठीक है, मतलब फूली हुई है ये अपने इक्वेटर पे। ठीक है, अगर हम वाटर को देखेंगे अर्थ पे कितना वाटर है, तो 71% है अर्थ पे, 71% वाटर है। और लैंड एरिया जो वो 29% लैंड है। ठीक है, अर्थ की एज की बात करेंगे तो तक अर्थ जो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पुरानी है। यानी अर्थ का जब इवोल्यूशन हुआ है तो वो इवोल्यूशन आज से 4.5 साल पहले हुआ है अर्थ का इवोल्यूशन। अर्थ, अगर मास ऑफ द अर्थ के मास की बात करेंगे तो वो है 5.9 10⁻24 kg। अर्थ का जो मास है वो 5.4 10⁻24 kg है। ठीक है, एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, अगर हम अर्थ के एवरेज डेंसिटी की बात करेंगे तो वो 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है अर्थ से रिलेटेड। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए, 6400 किलोमीटर है रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर है। ठीक है, रोटेशनल टाइम, तो अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट लगाती है। यानी ये 24 घंटे पूरे नहीं लेती है। अगर हम बिल्कुल इसको देखेंगे तो ये 23 घंटे 56 मिनट्स लगाती है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ डेटा है ये। तो ये आपको कई बार क्या होता है, ये पूछने लगते हैं एग्ज़ाम में, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद रिवोल्यूशन टाइम, तो अर्थ आपको पता होगा कि और अपने ऑर्बिट में यानी सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे लगाती है अर्थ। ठीक है, तो अपना अर्थ जो रिवोल्यूशन करती है सन के, तो वो 365 डेज 5 घंटे में पूरा कर पाती है। ठीक है, लेंथ ऑफ द ऑर्बिट, तो जिस ऑर्बिट में अर्थ अपना सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस ऑर्बिट की लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो उसकी लेंथ है 960 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो 960 मिलियन किलोमीटर। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो जिसको पेरीहिलियन बोलते हैं, यानी अर्थ क्या होता है, जब अर्थ ऑर्बिट में सन के ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाती है सन के चारों ओर, तो एक बार क्या होता है, एक बार उसकी जो पोजीशन होती है, अर्थ की जो पोजीशन होती है वो सन के बिल्कुल पास में होती है। और उसके अपोजिट एक बार जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल सन से दूर होती है। लेकिन दो दो पोजीशन पे सन से क्या होता है, वो इक्वी डिस्टेंस की दूरी पे होता है, जिसको इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब अर्थ सन के बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस यानी सन के बिल्कुल क्लोज में होती है तो उसको पेरीहिलियन पोजीशन बोलते हैं। और अगर हम उस डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो डिस्टेंस कितनी होती है, वो डिस्टेंस होती है 147.9 किलोमीटर। तो जब अर्थ सन के सबसे पास में होती है तब उसकी डिस्टेंस जो दूरी होती है 147.9 मिलियन किलोमीटर होती है। लेकिन जब अर्थ सन से सबसे दूर की पोजीशन पे होती है, जिसको एपीएलियन बोलते हैं, तब उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 152.1 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ, जो सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो पृथ्वी पर पहुंचने में तकरीबन कितना समय लगता है, वो आपको पता होना चाहिए, 8 मिनट 18 सेकेंड लगता है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द अर्थ, तो 8 मिनट 18 सेकेंड। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट आपका अर्थ का पता होगा, माउंट एवरेस्ट है हाईएस्ट पॉइंट, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई। ठीक है, डीपेस्ट ओशियन पॉइंट, अगर हम डीपेस्ट ओशियन जो महासागर हैं उनके डीपेस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो मैरियाना ट्रेंच, एक ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन में, एक ट्रेंच है फिलीपींस कंट्री है उसके पास में। तो वहाँ पे क्या है, मरियाना ट्रेंच है, वहाँ पे एक पॉइंट है जिसको जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियन जिसको बोलते हैं। ठीक है, और उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम है चैलेंजर डीप। ठीक है, तो मरियाना ट्रेंच में लोकेटेड है। मरियाना ट्रेंच आपकी फिलीपींस, पैसिफिक ओशियन में फिलीपींस कंट्री के पास में लोकेटेड है। और वहाँ का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जिसको चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। और उसकी गहराई कितनी है, तो उसकी गहराई है
11,034 मीटर, यानी 11 तकरीबन 11 किलोमीटर डीप है। ठीक है। एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशियन, ओशियन जो ऑन एंड एवरेज, अगर हम ओशियन की यानी महासागरों की बात करें, सभी महासागरों की, तो ऑन एंड एवरेज जो डेप्थ है ओशियंस की वो 3,730 मीटर है। यानी एवरेज डेप्थ किसी भी ओशियन की एवरेज डेप्थ 3,730 मीटर है। ठीक है। मीन सरफेस टेम्परेचर कितना है, तो मीन सरफेस टेम्परेचर आपका, मीन सरफेस टेम्परेचर अगर आपकी बात करें तो वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थ का मीन सरफेस टेम्परेचर। ठीक है। इंक्लाइनेशन ऑफ पोलर एक्सिस फ्रॉम ऑर्बिटल प्लेन, तो अगर हम अर्थ के इंक्लाइनेशन की बात करेंगे, यानी अर्थ अपने एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड है 23 डिग्री 26 मिनट। ठीक है। उसका जो इंक्लाइनेशन ऑर्बिटल प्लेन के साथ में जो इंक्लाइनेशन है पोलर एक्सिस का, वो 23 डिग्री 26 मिनट 59 सेकेंड। ठीक है। टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ अर्थ, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अपना जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो अर्थ के टाइम कोऑर्डिनेट्स को बताते हैं, यानी जो विषुवत रेखाएं होती हैं वो टाइम कोऑर्डिनेट्स को बताती हैं, और जो लैटिट्यूड्स होते हैं यानी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो किसी भी प्लेस के कोऑर्डिनेट्स को बताती हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है। इंटरनेशनल मेरिडियन, जो इंटरनेशनल मेरिडियन जहाँ से पूरा इंटरनेशनल टाइम को डिफ़ाइन किया जाता है, जिसको 0 डिग्री भी बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, या ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, उसको अपना इंटरनेशनल मेरिडियन भी बोला जाता है। ठीक है। इसके बिल्कुल अपोजिट में होता है इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि एक 0 डिग्री जो हो गया ग्रीनविच लाइन जिसे बोल देंगे 0 डिग्री, उसके बिल्कुल अपोजिट में 180 डिग्री वेस्ट बोलो या 180 डिग्री ईस्ट बोलो, सेम ही लाइन रहेगी, तो उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, जहाँ से क्या होता है इंटरनेशनल डेट डिसाइड किया जाता है। तो अगर डीप में ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये डेट कैसे डिसाइड की जाती हैं। ठीक है। तो आगे अगर डीप में पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इंटरनेशनल डेटें कैसे डिसाइड की जाती। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ, इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो लाइन होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है। और इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में अगर साउथर्न हेमिस्फीयर में हम जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ में जो लाइन होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हम 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो उस लाइन को बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। ठीक है। और अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो उसको अंटार्कटिक सर्किल बोलेंगे। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेटा हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस की बात हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता ना डूरेंट लाइन, आपने सुना भी हो डूरेंट लाइन। तो डूरेंट लाइन ये ड्रा कब की गई थी, ये ड्रा की गई थी 1896 में। ठीक है। और डूरेंट लाइन है किसके किसके बीच, तो ये है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच, यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाद में जो इंटरनेशनल लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको डूरेंट लाइन के नाम से जाना था, जो कि 1896 में डिटरमाइंड हुआ था सर मोर्टिगर डूरेंट, ब्रिटेन के जो एक व्यक्ति थे सर मोर्टिगर डूरेंट, उनके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया गया था। ठीक है। लेकिन अफ़गानिस्तान क्या करता है इसको मतलब कंसीडर नहीं करता है। पाकिस्तान तो इसको कंसीडर करता है इंटरनेशनल लाइन, बट अफ़गानिस्तान इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है कि ये इंटरनेशनल। ठीक है। रेड क्लिफ लाइन वेरी फेमस लाइन, तो ये आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल लाइन है उसको रेड क्लिफ नाम से जानते हैं, जो कि सर रेड क्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को डिटरमाइंड किया था। मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच में है, तो इसको 1914 में ड्रा करवाया गया था, जो इंडिया और चाइना के बीच में है अरुणाचल प्रदेश रीजन में। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश रीजन में इंडिया और चाइना के बीच में एक लाइन है इंटरनेशनल लाइन, जिसको मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। इट वाज डिटरमाइंड बाय सर मैकमोहन ऑफ ब्रिटेन, तो एक ये दूसरे ब्रिटेन के सज्जन व्यक्ति थे सर मैकमोहन, इनके द्वारा डिटरमाइन किया गया था, और इसकी लेंथ जो है 700 माइल्स है तकरीबन। ठीक है। इसके बाद 24 पैरेलल लाइन, तो कच्छ रीजन में जो इंडिया का गुजरात स्टेट है वहाँ पे कच्छ रीजन में क्या है कि एक 24 पैरेलल लाइन गुजरती है। पाकिस्तान क्या बोलता है, पाकिस्तान उसको क्या बोलता है कि वही भारत और पाकिस्तान के बीच की इंटरनेशनल लाइन है, बट इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है। तो 24 पैरेलल लाइन इज़ पाकिस्तान क्लेम्स दैट इट इज़ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान
इन रन ऑफ कच्छ बट इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट इट, ठीक है। इसके अलावा 17 डिग्री 17 डिग्री नहीं 17th पैरेलल लाइन, तो ये नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में बॉर्डर बनाती है जो 17 पैरेलल लाइन। इसी तरह 38वीं जो पैरेलल लाइन है 38th पैरेलल लाइन है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बॉर्डर क्रिएट करती है, ठीक है। 49th पैरेलल लाइन कनाडा और यूएसए के बीच में लाइन है, ठीक है। इसी तरह हिंडनबर्ग लाइन है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, जिसका डिटर्मिनेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था, ठीक है। और मैगिनोट लाइन वेरी फेमस लाइन, तो मैगिनोट लाइन आपको पता होना चाहिए जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगिनोट लाइन, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ठीक है। इसी तरह सैगफ्रीड लाइन अगर देखेंगे तो फोर्टिफिकेशन बाय जर्मनी एंड फ्रांस, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जर्मनी इन द फॉर्म्स ऑफ वॉल्स, मिनरेट्स एंड आर्मी पोस्ट बिटवीन फ्रांस एंड फॉर्मर जर्मनी बिफोर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। तो बिफोर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड जर्मनी के द्वारा जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे फोर्टिफिकेशन किया गया था, जिसको सैगफ्रेड लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑर्डरनीज लाइन, तो ऑर्डरनेज लाइन जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में ऑर्डर है, ठीक है। तो जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में दूसरी लाइन है ऑर्डरनीज लाइन। इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले हिंडनबर्ग लाइन थी जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं कि साउथर्न हेमिस्फीयर इज़ वार्मर देन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वेयर एज साउथ पोल इज़ कूलर देन द नॉर्थ पोल। अभी क्या है कि जो अपना साउथर्न हेमिस्फीयर है, अर्थ का जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर में तो बहुत ही कम लैंड मास है और जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम लैंड मास है, तो इसकी वजह से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा वार्म होना चाहिए और साउथर्न हेमिस्फीयर अपना नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की कंपैरिजन थोड़ा सा कोल होना चाहिए। लेकिन है क्या है इससे उल्टा, उसका भी एक कारण है, मतलब एक नहीं कारण, उसके भी कई कारण हैं। जब हम डीप में स्टडी ज्योग्राफी करेंगे तब हम देखेंगे, लेकिन अभी आपको याद रख लेना है कि जो साउथर्न हेमिस्फीयर है दैट इज़ वार्मर देन दी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। लेकिन साउथ पोल जो अंटार्कटिका में है वो क्या है, वो ज़्यादा कूल है देन दी नॉर्थ पोल, यानी आर्कटिक रीजन में जो नॉर्थ पोल है उसकी तुलना में अंटार्कटिका में जो साउथ पोल है वो ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। चाइना शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशंस, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे कि वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर कंट्रीज़ को टच करती है या उनके साथ में बॉर्डर को शेयर करती है, तो आपको पता होना चाहिए चाइना वर्ल्ड्स की एक इकलौती कंट्री है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर कंट्रीज़ को टच करती है। अगर टोटल नंबर ऑफ नेशंस की बात करेंगे तो 13, यानी चाइना 13 देशों की बॉर्डर्स को टच करता है, तो इसको आपको याद रख लेना है। चाइना शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशंस दैट इज़ 13 इन द वर्ल्ड, ठीक है। द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड इज़ वोस्टॉक स्टेशन। अब जो वोस्टॉक स्टेशन है ये अंटार्कटिका में है, ये कोल्डेस्ट प्लेस है पूरे पृथ्वी का, यानी पूरी पृथ्वी का अगर कोल्डेस्ट प्लेस की हम बात करेंगे तो दैट इज़ वोस्टॉक स्टेशन, ठीक है। और अगर हॉटेस्ट प्लेस की बात करेंगे पूरे पृथ्वी पे, यानी पूरे अर्थ पे अगर हॉटेस्ट प्लेस की बात करेंगे तो दैट इज़ अल अजीज़िया, लीबिया में है। लीबिया एक कंट्री है, वेस्टर्न एशिया में एक कंट्री है लीबिया, तो लीबिया में एक जगह है अल अजीज़िया, वो वर्ल्ड की हॉटेस्ट प्लेस है, ठीक है। एंड जैकोबाबाद इन पाकिस्तान इज़ सेकेंड हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान में एक जो जगह है जैकोबाबाद, तो वो क्या है, वो सेकेंड हॉटेस्ट प्लेस है पूरे विश्व का, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द मेनलैंड ऑफ अंटार्कटिका वाज फेबियन वेलिंगसॉसन, ठीक है, हु केम हियर इन 1820 ऑन हिज शिप नेम्ड वोस्टॉक। इट इज़ आल्सो नोन एज द कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस, ठीक है। तो जो अंटार्कटिका क्या होता है कि जैसे अपना अंटार्कटिका में वो आइस पूरे अंटार्कटिका में पाई जाती है, सिमिलरली लाइक आर्कटिक, ठीक है।
तो लेकिन क्या है, अंटार्कटिका को एक कॉन्टिनेंट काउंट किया जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है कि अंटार्कटिका को एक कॉन्टिनेंट काउंट किया जाता है, ठीक है। तो द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द मेनलैंड ऑफ अंटार्कटिका, अब अंटार्कटिका का जो जो डिस्कवरी करने वाले थे, जो अंटार्कटिका को खोजने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था फेबियन वेलिंगसॉसन, ठीक है। जो कि वहाँ पे 1820 में गए थे। तो 1820 में गए थे ऑन इस शिप नेम्ड, और जिस शिप के थ्रू वो गए थे उसका नाम था वोस्टॉक, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो अंटार्कटिका अपना कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट्स को बोलते हैं डेडिकेटेड टू कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस, मतलब एक ऐसा महाद्वीप जो साइंस जिसको साइंस को डेडिकेट कर दिया गया है, यानी समर्पित कर दिया गया। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे पॉपुलेशन है नहीं, मोस्ट ऑफ द पर्पज़ उसका जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज़ से ही है। वहाँ पे ज़्यादातर मैक्सिमम साइंस से रिलेटेड ही रिसर्च कैरी की जाती हैं, इसलिए उसको डेडिकेटेड टू साइंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके देखते हैं, ये अपना कुछ, ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे इंडिया के कुछ रिसर्च स्टेशन हैं, जैसे कि आपका मैत्री हो गया, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री हो गया, इसके बाद भारती हो गया, ठीक है। ये 3 रिसर्च स्टेशन है इंडिया के अंटार्कटिका में। तो इसमें जो भारती है, यानी कि जो भारतीय रिसर्च स्टेशन है, जो लार्समैन हिल्स, वो अंटार्कटिका में लार्समैन हिल्स हैं, वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये जो सबसे न्यू स्टेशन है इंडिया का, भारती, ठीक है, लार्समैन हिल्स में अंटार्कटिका में लोकेटेड है। तो ये आपको याद रखना है कि 3 जो स्टेशन है वो इंडिया के अंटार्कटिका में, वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। उसमें से भी भारती सबसे न्यू स्टेशन है, जो कि लार्समैन हिल्स इन अंटार्कटिका में लोकेटेड है, ठीक है। उसके अलावा हिमाद्री इज़ द न्यूली एस्टेब्लिश रिसर्च स्टेशन ऑन द नॉर्थ पोल। आर्कटिक रीजन पे रिसर्च करने के लिए नॉर्थ पोल में इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है जिसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिमाद्री इज़ द न्यूली एस्टेब्लिश रिसर्च स्टेशन ऑन द नॉर्थ पोल में हिमाद्री नाम का एक रिसर्च स्टेशन, ठीक है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन लोकेटेड है स्वालबार्ड, नॉर्वे। तो स्वालबार्ड नॉर्वे में एक जगह है, वो वहाँ पे ही लोकेटेड है हिमाद्री, ठीक है। द स्टेशन इज़ ऑपरेटेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च, ठीक है। और जो हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है, इसको सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, वो इसके ऑपरेशंस को कैरी करता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा इंडिया के कुछ जो जनरल फैक्ट्स थे वो हमने यहाँ पे देखे। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में अपना देखेंगे तो इंडियन की फिजियोग्राफी के बारे में देखेंगे। तो इंडिया की फिजियोग्राफी क्या है, ये सारा कुछ देखेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आपको मतलब ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।